नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इस वक्त आपको बता दें कि तेलंगाना में जिस तरीके से बीजेपी के 3 बार के चुने हुए विधायक टी राजा, जो वहां पर बीजेपी का बड़ा हिंदुत्व चेहरा था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इस्तीफे के बाद बीजेपी का जो प्रभाव है यूपी में कम हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि 2027 में यूपी विधानसभा इलेक्शंस होने हैं, लेकिन उससे पहले कई ऐसी स्थितियां बनी हैं जो बीजेपी के लिए नुकसान खड़ा कर सकती हैं या फिर बीजेपी पर प्रेशर ला सकती हैं, या हो सकता है बीजेपी की सीटें भी यूपी में घट जाएं या उस पर भी प्रभाव देखने को पड़े। क्योंकि आपको पता होगा कि जिस तरीके से इटावा का मामला सामने आया, कथावाचक वाला मुद्दा गरमाया, तो अखिलेश यादव ने यादव समाज को साधने की कोशिश और बीजेपी पर आरोप लगाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद अब जिस तरीके से तेलंगाना में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तेलंगाना में टी राजा ने इस्तीफा दे दिया, ये बीजेपी के लिए बड़ा घाटा है और उससे भी बड़ा प्रभाव उसका यूपी में देखने को मिलेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये हम आप पर इसकी ज़्यादा जानकारी हम आपको दिलाएंगे। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है नागेंद्र जी, उनसे बातचीत करते हैं इस मुद्दे को लेकर। सर, जिस तरीके से टी राजा ने अभी इस्तीफा दे दिया है बीजेपी से, तो ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा नुकसान है, खासकर यूपी में? देखिए, अभी टी राजा की यदि बात करें तो 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और 2014 में ही वो हैदराबाद की गोशा महल सीट से विधायक भी चुने गए थे। उसके बाद से चाहे 2023 का चुनाव रहा हो या फिर उसके बाद जो चुनाव हुए हैं, उन सब में वो विधायक चुने गए, यानी 3 बार के विधायक वो अभी हैं। और 2018 की यदि बात करें तो उस वक्त तो तेलंगाना से वो बीजेपी के एकमात्र विधायक थे। तो ऐसा नहीं है कि उनके रहने या ना रहने से पार्टी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक उनके खुद के अपने उनके व्यक्तित्व की बात करें तो वो अब सिर्फ तेलंगाना या फिर दक्षिण भारत तक उनकी पहचान नहीं है, बल्कि नॉर्थ इंडिया में लगातार जो उनका चेहरा है वो लोग ना सिर्फ पहचानते हैं बल्कि उनको पसंद भी करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में भी उनका खासा असर है। और जहां तक यूपी की बात करें तो टी राजा जो है उनकी फैमिली यूपी से ही है, और जब निजाम शासन रहा हैदराबाद में, उस वक्त यहाँ से उनके परिवार गए थे। तो लोधी राजपूत समाज से वो हैं। और उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो यहाँ पर लगभग 4 से 5% लोधी राजपूत हैं। पहले की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं कल्याण सिंह, वो भी इसी समाज से आते थे। अभी साक्षी महाराज सांसद हैं। इससे पहले कल्याण सिंह के जो बेटे हैं वो भी विधायक रहे हैं। और लोधी समाज में, ये तो अब इस्तीफा दिया इन्होंने, कुछ समय से वैसे भी नाराजगी है उत्तर प्रदेश में। अभी साक्षी महाराज का जिस तरह का बयान आया था कल्याण सिंह के राम मंदिर में योगदान को लेकर, तो उसके बाद भी यूपी में ये जो चर्चा है वो शुरू हुई थी कि क्या लोधी समाज बीजेपी से नाराज है। और अब जबकि टी राजा जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इससे 2027 में नुकसान हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो कदम उठाया है टी राजा ने, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया है। अब अगला कदम बीजेपी को उठाना है, क्योंकि वो बीजेपी के सिंबल से विधायक हैं। और यदि चैलेंज करती है बीजेपी स्पीकर के सामने कि भाई इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब इनकी जो विधायकी है वो खत्म की जाए, तो फिर उसके बाद अगला कदम क्या होगा टी राजा का, उससे नफा नुकसान का आकलन किया जाएगा। क्योंकि अभी जिस तरह के बयान टी राजा ने दिए हैं इस्तीफा देने के बाद, तो उससे बीजेपी से नाराजगी उनकी नहीं लगती है। उनकी नाराजगी है जो तेलंगाना में बीजेपी की लीडरशिप है। ये उन्होंने साफ तौर पे कहा भी है कि मतलब पार्टी को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं कुछ नेता। हाँ, देखिए, हर जगह जो स्टेट का हो या डिस्ट्रिक्ट का हो लीडरशिप में दिक्कतें होती हैं, तो वहाँ भी होगी, लिहाजा है। और जिस तरह का बयान उन्होंने इस्तीफा देने के बाद दिया है, उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा है कि मुझे बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है और मैं कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे पार्टी को नुकसान हो। वो ये दावा कर रहे हैं कि इस्तीफा देने के बाद भी वो नरेंद्र मोदी और जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसके लिए काम करते रहेंगे। तो
अगर वो जैसा कह रहे हैं वैसा करते हैं तो उससे तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं दिखता है। लेकिन जो मैंने पहले भी कहा है कि अभी बीजेपी का स्टेप क्या होगा, उसके बाद टी राजा का स्टेप क्या होता है, उससे नफा नुकसान का आकलन किया जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है, खबरें ये भी आ रही हैं कई सारी निकल के कि वो चाहते थे कि उन्हें वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए पार्टी का, लेकिन पार्टी ने चुन लिया है एन रामचंद्र को। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरीके से कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा दिया था, तो पद की देखा गया तो लोधी समाज जो है पद को मायने नहीं दे रहा है, वो सम्मान को मायने दे रहा है। ऐसा यहाँ पे भी कुछ लग रहा है हमें। देखिए, जो आप कह रही हैं इस तरह का दावा जो लोधी समाज के लोग हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी वो दिखा रहे हैं कि स्वाभिमान के लिए टी राजा ने इस्तीफा दिया है। ऐसे कई ट्वीट समाज के लोगों ने किया भी है। लेकिन आप ये देखिए कि टी राजा जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि उन्हें प्रदेश की कमान सौंपी जाए। और कल का यदि आपने उनका बयान सुना होगा तो उसमें वो साफ तौर से कह रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला फंडा नहीं चलता है। तो यदि उनके हिसाब से बीजेपी चलती है तो जो पीएम मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो कहाँ स्टैंड करता है? तो बीजेपी की भी अपनी मजबूरी है। और एन रामचंद्र राव जो हैं, जिन्हें बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष, वो कोई नए नेता नहीं है। पिछले 4 दशक से वो पार्टी के साथ हैं, हर छोटे बड़े पद पर वो रहे हैं। और यही नहीं, वो जो एबीवीपी है उससे जुड़े हुए रहे हैं, उसके बाद आरएसएस से जुड़े रहे हैं, बीजेपी में पदों पर रहे हैं, एमएलसी वो रहे हैं। तो उनका अपना प्रभाव है। और जहां तक टी राजा की बात की जाए, वो हिंदुत्व की बात करते हैं और फायर ब्रांड नेता के तौर पर उनकी पहचान भी है, तेलंगाना में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि क्या इस मुद्दे के साथ, जैसा कि टी राजा दावा कर रहे हैं कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बन सकती है, एक तो जो आप वीकनेस समझिए टी राजा की, यदि टी राजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया भी जाता है, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वो चर्चा में इतने क्यों रहते हैं। हैदराबाद मतलब ओवैसी बंधु, और जो असदुद्दीन ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है हैदराबाद, वहीं से ये विधायक बनकर आते हैं। 7 सीट वहां पर हैं, जिनमें से एक यही सीट बीजेपी जीतती है, बाकी 6 एआईएमआईएम के पास हैं। तो क्योंकि चर्चा में ओवैसी बंधु के साथ ही आते हैं, तो उससे पूरे देश में इनकी पहचान रही है हैदराबाद को लेकर ही। और इनकी यदि पकड़ की भी बात की जाए तो वो भी वहीं हैदराबाद के अंदर, और यही इनका माइनस पॉइंट है। क्योंकि जब आप सरकार बनाने की बात करते हैं तो उसमें आपकी पकड़ पूरे स्टेट के अंदर होनी चाहिए, और शायद पार्टी वो एन रामचंद्र में देख रही है, इसीलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। क्योंकि वो जो बाकी लोग हैं उनको भी साथ लेकर चलते हैं, ऐसी उनकी छवि वहां पर बताई जा रही है। दूसरा ये कि टी राजा का एक माइनस पॉइंट ये भी है कि हिंदी में उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन तेलुगु वो उतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं जैसा कि कहा जा रहा है। और जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि इनकी जो पकड़ है वो सिर्फ हैदराबाद या वहाँ के जो कुछ हिंदू क्षेत्र हैं उनमें अच्छी पकड़ है। और नो डाउट जब भी वो कोई बड़ा जलसा करते हैं या बड़ी कोई रैली करते हैं तो उसमें भीड़ इकट्ठी होती है, तो मास लीडर के तौर पर तो उन्हें देखा जा रहा है। लेकिन क्या उनकी पकड़ इतनी थी पूरे स्टेट के अंदर कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता, ये शायद पार्टी ने नहीं समझा है। अच्छा ठीक है, मतलब जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष तो उन्हें नहीं चुना गया, लेकिन क्या वो बीजेपी ने उन्हें जाने देना उनका सही फैसला है बीजेपी का? कहीं और क्या उन्हें बनाया जा सकता था नेता या अध्यक्ष किसी और स्टेट में? देखिए, टी राजा का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए पार्टी के लिए। 2014 में वो पार्टी ज्वाइन करते हैं, एमएलए बनते हैं, उसके बाद फिर पार्टी छोड़ते हैं, फिर पार्टी में आते हैं, फिर वो मोहम्मद साहब को लेकर बयान देते हैं, पार्टी 6 साल के लिए निष्कासित करती है। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर पार्टी उन्हें वापस ले लेती है, वो फिर विधायक बनते हैं। तो यानी कि जो क्रेडिबिलिटी है पार्टी के लिए वो कहीं शायद उतनी नहीं है जितनी कि एन रामचंद्र की है। और क्योंकि वो आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, वो विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे हैं, यानी वो रूट लेवल से
आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं बीजेपी के, उसका फायदा उनको वहां पर मिला है। और जहां तक जो आरोप लगा रहे हैं टी राजा कि वहाँ जिस तरह की सियासत होनी चाहिए, टी राजा की यदि माने और पार्टी यदि उनकी मानती तो इसका मतलब वहाँ पर हिंदू मुसलमान ही होना था। जैसा कि वो कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली सियासत नहीं होती है, यहाँ पर पब्लिक उसको पसंद करती है जो हिंदू हितों की बात करते हैं। तो यदि एन रामचंद्र का इतिहास भी देखें तो उन्होंने भी बहुत संघर्ष पार्टी के लिए भी किए हैं और अपने जो सनातन धर्म है उसके लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो उनका भी इतिहास ऐसा रहा है, वो ऐसे नहीं है कि किसी को भी उठा के बिठा दिया है। अब आपस में नेताओं की अंडरस्टैंडिंग सही है नहीं है वो अलग मामला है। दूसरा, टी राजा भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं एन रामचंद्र, उनसे कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टी राजा ये दावा कर रहे हैं कि जैसा वो खुद प्रदेश अध्यक्ष रहकर कर सकते थे वैसा एन रामचंद्र जो है वो नहीं कर सकते हैं। टी राजा ने इसको लेकर ये भी बोला है कि हम अगर मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता तो मैं बीजेपी के संदेश को घर घर पहुंचाता, तो इससे क्या बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला था कहीं भी किसी और स्टेट में भी? देखिए, जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा ऐसा कहीं भी किसी भी पार्टी में नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष जो चाहेगा वो करेगा। हर जगह हैंडल जो है वो सब कहीं ना कहीं हाई कमान से ही होते हैं। कोई भी प्रदेश अध्यक्ष होता तो वो कह रहे हैं, अब उतना हो सकता है पार्टी भी करने देती या नहीं देती, क्योंकि तेलंगाना के लिए वो बाकी जगह अपना माहौल खराब नहीं कर सकते हैं पार्टी का, तो उनकी भी अपनी सियासी मजबूरी हो सकती है। लेकिन जैसा कि अभी दावा कर रहे हैं टी राजा कि वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है और धर्म हिंदुत्व और पार्टी के लिए वो काम करते रहेंगे। तो अब मैंने जैसा कहा कि टी राजा के पार्टी छोड़ने के बाद के नफा नुकसान का जो आकलन है वो पहले तो पार्टी के स्टेप के बाद और उसके बाद टी राजा के स्टेप के बाद पता चलेगा। यदि टी राजा अलग पार्टी बनाते हैं, यदि उनकी विधायकी जाती है, पार्टी एक्शन उन पर कुछ लेती है और वो अलग पार्टी बनाते हैं तो फिर नुकसान हो सकता है, लेकिन फिलहाल वैसा नुकसान नहीं देखा जा रहा है तेलंगाना के अंदर। लेकिन यहाँ यूपी में प्रॉब्लम हो सकती है यदि लोधी समाज में इसी तरह की नाराजगी और बढ़ती है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ यूपी चुनाव में भी उनको यहाँ बुलाया गया था टी राजा को, और वो स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ काम करते रहे, उसका फायदा भी पार्टी को मिला है। तो यदि वो नहीं आएंगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है आगे। ये तो चलो यूपी के समीकरण हमने समझे, लेकिन सर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए वहाँ पे भी बड़ा लोधी समाज रहा है, तो वहाँ पे कोई नुकसान रहेगा? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, इनका नुकसान इनके जाने से क्या होगा, ये पहले पार्टी का स्टेप फिर इनका स्टेप क्या होगा। यदि ये पार्टी अलग बनाते हैं तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। अब वो कितने बड़े लेवल पर होगा ये भी जब टाइम आएगा उसी वक्त पता चलेगा। और अभी मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो वहाँ अभी कोई चुनाव नहीं है, हो सकता है तब तक ये वापस भी आ जाएं पार्टी के अंदर। तो अभी तो सब किंतु परंतु और इन सब पे अटके हुए हैं। तो जब तक कोई स्थिति साफ नहीं होती है तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि इनके जाने से नुकसान कितना होगा पार्टी का, क्योंकि पार्टी के नुकसान के लिए वो खुद भी नहीं कह रहे हैं। हमारे साथ अभी नागेंद्र जी मौजूद थे। सर ने बताया किस तरीके से टी राजन जिस तरीके से पार्टी को छोड़ चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान पार्टी को तेलंगाना में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यूपी इलेक्शंस में एक बड़ा नुकसान बीजेपी को देखने को मिल सकता है अगर लोधी समाज नाराज पाया गया तो। अब देखते हैं कि किस तरीके से समीकरण बनते हैं या बिगड़ते हैं, पार्टी को कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा। लगातार हमारी खबर पर नजर बनी हुई है, आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।